लौटेंगे। बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने है। बैंड बाजे के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर पर मौजूद हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि विदेश दौरा करके जो सीएम है वापस आज जयपुर पहुंच रहे हैं। सुबह दिल्ली पहुंच चुके थे। अरबाज हमारे संवाददाता लाइव तस्वीरें हमें दिखाएंगे। अरबाज, कितना समय और मुख्यमंत्री जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कि कुछ समय और है। दिल्ली से रवाना हो गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष जो मदन राठौड़ हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। मंत्रिमंडल के ज़्यादातर जितने भी वरिष्ठ साथी हैं वो स्वागत के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है संजय शर्मा वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके अलावा झावर सिंह खर्रा यहाँ पहुँच चुके हैं, अविनाश गहलोत यहाँ पहुँच चुके हैं, कन्हैया लाल चौधरी यहाँ पहुँच चुके हैं और भी कई मंत्री हैं जिनमें जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। स्वागत की तैयारियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं लोग पहुँचे हैं। सर, कितने लोग आ चुके हैं? कब तक सीएम पहुंच जाएंगे? क्या अपडेट है? थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में चाहे युवा हों चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, सभी में बहुत जोश है क्योंकि सभी युवाओं को ये लग रहा है कि जो निवेश आएगा उससे युवाओं को रोजगार बड़ी संख्या में मिलेगा। अंदर कौन कौन है मंत्री? हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे लोकसभा के सभी माननीय सदस्य, सभी वरिष्ठ नेता अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने के लिए गए हुए हैं। आगे क्या तैयारी रहेगी? अब आगे रास्ते भर में स्वागत है मुख्यमंत्री जी और फिर पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा स्वागत सम्मान माननीय सीएम साहब के लिए रखा गया है। जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे पूरा शेड्यूल सेट है। एयरपोर्ट के बाहर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी तादाद में जो है मंच बनाए गए हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। एयरपोर्ट पर चारों तरफ जो है लोग मौजूद हैं और सभी लोग स्वागत के लिए आए हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो संगठन के पदाधिकारी है वो पहुंचे हैं, लोकसभा सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक बड़ा खास मौका है सत्ताधारी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, कि जो राइजिंग राजस्थान है उसके ज़रिए किस तरह से ज़्यादा निवेश ला करके, जॉब्स ला करके प्रदेश में तरक्की और खुशहाली का जो मैसेज दिया है, जो वादा किया है उसको निभाने के लिए यहाँ पर जो है प्रयास किए गए। पहले जापान का दौरा हुआ, उसके बाद में अब यूरोप का दौरा हुआ, वहाँ से वापसी हो रही है। सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। पहले एयरपोर्ट पे स्वागत होगा, एयरपोर्ट के बाहर स्वागत होगा, फिर बड़ी तादाद में जो पार्टी के संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा मुख्यालय के ऊपर भी स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो जयपुर पहुँचेंगे और जयपुर से सीधे जैसे ही बाहर आएंगे हम आपको लाइव नज़ारा दिखाएंगे किस तरह का स्वागत का माहौल होगा, किस किस तरीके से लोग स्वागत करेंगे। बहुत से लोग पुष्प वर्षा की तैयारी कर चुके हैं, बहुत से लोग भाजपा के झंडे लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, कुछ लोग यहाँ पर भारत माता के रूप में सज करके यहाँ पहुँचे। तो बहुत से अलग अलग तरह के रंग एयरपोर्ट पर देखने को मिलेंगे जिस तरह की स्वागत की तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल अरबाज, लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में सीएम पहुंच जाएंगे। महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जरा उसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले भी आपने बातचीत की, उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल जो है वापस आएंगे और तस्वीरें हमने देखी थी जब वो विदेश दौरे पर थे। मुलाकात करते हुए वो निवेशकों से ये कहते हुए नजर आए थे, आप राजस्थान में आइए, निवेश कीजिए। जरा लोगों से बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको एयरपोर्ट का नज़ारा दिखा देता हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है और यहाँ पर जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। महिलाएं पिछले हिस्से में मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। सर, आप पहुँचे हैं संगठन से स्वागत के लिए, किस तरह का माहौल है, क्या मैसेज? आप देख रहे हैं कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए जिस तरह से वो विदेश में गए और राइजिंग राजस्थान का जो बहुत बड़ा निवेश यहाँ लेके आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में, हर वर्ग में, हर जाति के लोगों में, और विशेष उत्साह है कि उनका बहुत जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से फिर पार्टी कार्यालय भी जाएंगे, आगे की तैयारियां भी रहेंगी? निश्चित रूप पार्टी के कार्यालय जाएंगे। पार्टी को जो भी उन्होंने अपना जो गतिविधियां हैं विदेश में जहाँ जहाँ निवेशों से जिनसे मिले उन सबको खुले मन से उनकी अपनी बात रखेंगे। दोहरी जिम्मेदारी, एक तरफ ये विदेश का निवेश का पूरा तैयारी और दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारी। उपचुनाव की तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा संदेश निश्चित रूप से मिलेगा और आप सब जान रहे हो जिस तरह से टिकटों का वितरण हमारी पार्टी ने किया है, बहुत मजबूत उम्मीदवारों को उतारा है और निश्चित रूप से इसका फायदा हमको मिलेगा और हम सातों चुनाव जीतेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सातों चुनाव जीतेंगे, संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है और खास तरीके से लगभग सभी जगह से लोग पहुंचे हैं प्रदेश भर से। निश्चित रूप से बिल्कुल अरबाज, आप नजर बना करके रखिए, जैसे ही सीएम पहुंचेंगे आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव की जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। 2023 में भी राजेंद्र गुर्जर दावेदार थे। बीजेपी ने विजय बैंसला को टिकट दिया और हरीश मीणा ने बैंसला को हराया। और अब राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथ मजबूत करने की बात कह रहे हैं। राजेंद्र गुर्जर से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता दौलत पारिक ने। राजस्थान में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। और अब टोंक जिले भर की बात करें तो देवली उनियारा की सीट है वो हॉट सीट बनी है। सभी यानी कि 7 सीटों में राजेंद्र गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। सीधा बात करते हैं, टिकट पाने में कामयाब हो गए हैं, पहली प्रतिक्रिया। टिकट तो कार्यकर्ताओं के आधार पर मिला है, क्योंकि पार्टी सर्वे करा रही है, आमजन से पूछ रही है कि भाई आपकी सेवा करने वाला उम्मीदवार बढ़िया हो, जो भारतीय जनता पार्टी का ज़मीन का कार्यकर्ता हो। और इनकी जो सोच थी वो मुताबिक विधानसभा चुनाव में भी आपने दावेदारी जताई, लेकिन आखिरकार जीत यानी कि सफलता है वो जाकर के उपचुनाव में मिली है। दावेदारी तो हर कार्यकर्ता को अधिकार है टिकट मांगने का, पर पार्टी एक ही को टिकट देती है और सब मिलकर हम उसको जिताते हैं, यही पार्टी की सोच है। अब अलग अलग जगह पर जो है वो चुनौती बड़ी है। एक देखा जाए तो पार्टी अलग अलग गुटों में कई जगह बटी हुई है। समाज के तौर पे भी कई जगह लोग विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि आपका जो दावा है वो पूरी तरह से मजबूत है। और सरकार में भी लोग कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी के होने के बावजूद काम नहीं हो रहे। चुनौतियाँ जगह जगह पर मिलने वाली है। जीत के लिए किस तरह की रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी भजनलाल जी ने, हमारे प्रभारी मंत्री और हमारे PhD मंत्री ने हमारी जो समस्या थी रोडों की, नालों की, पुलियाओं की, बहुत बड़ी समस्या थी जो 17 साल से हमारी डूब क्षेत्र की रोडें थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास थी, आज वो PWD के अंडर हो गई। और गांव-गांव में रोड बन रहे हैं, पुलियाँ हैं जो अभी पानी अतिवृष्टि की वजह से कई पुलियाँ क्षतिग्रस्त हुई थी। बालापुरा है, हमारे निर्मा को जोड़ने वाली रोडें हैं, और भी कई नाले हैं जो उनके सबका जो मुख्य मांगी थी सब लोगों की अभी पूरी हो गई। और छोटी मोटी समस्या है उसका सब मिलकर समाधान करेंगे। बिल्कुल, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो गया। छोटी मोटी समस्याएं वो चुनाव जीतने के बाद निपटाएंगे। राजेंद्र गुर्जर हैं वो उत्साहित है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। अब 13 नवंबर को मतदान होने वाले। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने दौसा विधानसभा उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। टिकट के ऐलान के बाद जगमोहन मीणा ने देव दर्शन यात्रा के साथ चुनावी दंगल में कदम रख दिया है। और देव दर्शन यात्रा के दौरान भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पार्टी ने सभी जो 7 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से दौसा सीट के प्रत्याशी की घोषणा की है और जगमोहन मीणा जी को प्रत्याशी बनाया गया है। आप देव दर्शन के साथ उन्होंने अपनी जो चुनाव प्रचार की यात्रा है वो शुरू की है। हम उनसे बात करते हैं सीधे। सर, पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जाओगे और आज किस प्रकार की शुरुआत की है? मेरा मुद्दा विकास होगा, और विकास में पानी की बड़ी किल्लत रहती है इस एरिया में लंबे समय से। ERCP की बड़ी लंबी मांग थी, उसको पूरा कर लिया भारत सरकार ने, और प्रोजेक्ट करीब करीब स्टार्ट भी हो गया है। दूसरी मेरा मुद्दा रहेगा यहाँ दौसा को एजुकेशन हब बनाना। जो बच्चे इधर उधर जयपुर, कोटा और सीकर की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ इतना बड़ा हब बने कि बल्कि वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे आगे बढ़ें, ताकि हमारा इस एरिए का भविष्य संवर सके। जो लोग युवा लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, मेरा ये ध्येय रहेगा कि एक सामाजिक ऐसा काम किया जाए कि उन बच्चों को उधर से रोका जाए, ताकि अगली पीढ़ी हमारी अच्छे से जी सके, अच्छे रास्ते पे चल सके। तो मेरे एक सामाजिक समरसता मेरा मुद्दा रहेगा कि आपस में भाईचारा रहे, सभी जाति भाईचारे से रहें, और किसी भी तरह की अशांति और गुंडागर्दी असहनीय होगी कि कोई किसी आदमी को अनावश्यक रूप से दबाए नहीं, किसी तरह का शोषण नहीं करे,
किसी तरह से परेशान नहीं करे किसी को, तो ये मेरे मुद्दे रहे। सर, आपने सामाजिक समरसता की बात की। दौसा में सबसे बड़ी समस्या जाति की है और जाति की राजनीति जबरदस्त होती है। सामान्य सीट पर 2008 से जब सामान्य हुई है, पहली बार एसटी वर्ग के व्यक्ति को टिकट मिला है, तो किस प्रकार पूरे सामाजिक सिस्टम को सेट करोगे, जातिगत समीकरणों को सेट करोगे? नहीं, मैंने यहाँ के लोगों की देखो, नौकरी में रहते हुए और नौकरी के बाद भी बिना किसी भेदभाव के मेरे पास जो भी आदमी गया, मैंने उसकी जाति भी नहीं पूछी, उसका क्षेत्र भी नहीं पूछा, और मैंने उनकी सेवा की है। मैं 36 कौम को साथ लेके चलूँगा, और मुझे विश्वास है लोगों तक मेरी ये बात पहुँच चुकी है, पहले से ही पहुँची हुई है कि मैं किसी कठोर जातिवाद में कोई भरोसा नहीं करता और सब लोगों के लिए समानता से काम करता हूँ। मानवता और इंसानियत ही मेरी सबसे बड़ी जाति है। बिल्कुल, ये थे भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा। देव दर्शन यात्रा के साथ इन्होंने चुनावी जो मैदान है उसकी शुरुआत की है और इनका कहना है कि सभी जातियों को साथ लेकर मैदान में जाएंगे और उन्होंने कहा कि भाजपा दौसा से जरूर जीतेगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा में दावेदारों में असंतोष बढ़ गया है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने राजेंद्र भांबू को प्रत्याशी बनाया है। टिकट ऐलान के बाद भाजपा नेता बबलू चौधरी के कार्यालय पर समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता देर रात जुटे और इस दौरान 3 दर्जन से अधिक बूथ अध्यक्षों ने बबलू चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा। भाजपा नेता बबलू चौधरी ने आज दोपहर को अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में बबलू चौधरी के फैसले पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने झुंझुनू विधानसभा सीट से बबलू चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया था। वार्ड नंबर 23 का रहवासी हूं और मेरे पास में आज भाजपा का जिला उपाध्यक्ष एससी मोर्चा का पद है। मैं 2 बार राज्य सरकार का भाजपा में मनोनीत पार्षद रहा हूं। आज जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है वो हमारे दिल को ठेस पहुंचा है, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व में जो भी काम आज हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि जीतने वाला सदस्य जो पब्लिक के बीच में हर हमेशा से रहा है बबलू चौधरी, जो भी आदमी आज तक इस दरबार पे आया है वो हर हमेशा खाली नहीं गया है, हर एक किसी का काम हुआ है। हम इस बात से बड़े खुश थे कि आज एक अच्छा कैंडिडेट हमारे को प्राप्त हुआ है पार्टी की वजह से। पार्टी सदैव हमारी माँ की तरह से रही है, हमने उसको अपने खून पसीने से सींचा है। लेकिन आज जो पार्टी ने निर्णय दिया है, जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं और हम अपना पद से इस्तीफा देते हैं। अलवर के रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकट बंटवारे से नाराज भाजपा नेता जय आहूजा सुखवंत सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी देखने को मिल रही है। समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। रामगढ़ में भारी संख्या में आहूजा के समर्थक जो है वो इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि आहूजा ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाए और समर्थकों से बोले उत्तर आपको देना होगा। 2023 के चुनाव में जय आहूजा भाजपा प्रत्याशी थे। सुखवंत ने भाजपा से बागी होकर के चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ में आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। उनके चुनाव में बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया, बहुत झूठ बोला गया, पार्टी के नेताओं के प्रति अपशब्द बोले गए, पार्टी के झंडे जलाए गए, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीरें फाड़ी गई। ऐसे लोग जो पार्टी को धोखा देते हैं, पार्टी उनको रिवार्ड देती है, ये उचित नहीं है। पिछले 10-11 महीने के कार्यकाल में मैंने न दिन देखा न रात में 24 घंटे लोगों के बीच में रहा, काम करता रहा। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मेरे वोट कम आए तो मैं आपके काम नहीं करूंगा। और मेवात में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से बखूबी मुकाबला करते हुए मैंने काम किया। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सातों जात के लोग आपको मौजूद मिल रहे हैं। जयपुर कोटा के बाद अब अजमेर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि रेजिडेंट्स का यह कहना है कि 45 दिन पहले सरकार से हुआ समझौता आज तक लागू नहीं हुआ, जिसके चलते संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया। और इस कार्य बहिष्कार के बाद अस्पताल में मरीजों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। मौसमी बीमारियों के साथ ही अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में सीनियर डॉक्टर ने मोर्चा संभाला है, लेकिन रविवार होने के चलते वो भी कम नजर आए। संवाददाता अशोक सिंह भाटी ने जो है अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, देखिए।
अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर ने आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी है और उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। पिछले लंबे समय से 2 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी देते हुए उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर जल्द सहमति की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज इस हड़ताल को यहां पर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्थाएं यहां पर गड़बड़ा गई है। सीनियर डॉक्टर ने हालांकि मोर्चा संभाला है, लेकिन आज संडे होने के बावजूद भी देखेंगे आपके बड़ी संख्या में यहाँ पर कतार बंद होकर लोग जो हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये सुबह से ही लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हैं और अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं। आप देखेंगे हाथों में पर्चियाँ लेकर, बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन कई कमरे जो हैं वो बंद हैं और कई कमरे हैं वो चालू है। ये मेडिसिन ओपीडी का जो है एक कमरा है वो बंद पड़ा है क्योंकि डॉक्टर नहीं है। इसके आगे फिर एक कमरा है, वो भी जो है डॉक्टर नहीं होने के कारण जो है बंद है। ऐसे ही कई कमरे जो हैं आउटडोर के जो अंदर वो बंद पड़े हैं और कतारें जो हैं लगातार लंबी लंबी लगी हैं। मेडिकल जो है ओपीडी यहाँ पर देखने को मिलेगी, चर्म रोग हो या फिर अन्य जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में अब जल्द से जल्द सरकार निर्णय ले और कदम उठाए, इसे लेकर आमजन भी जो है काफ़ी परेशान है। लाइन में खड़े लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल जो है पूर्ण हो गई है, पहले 2 घंटे चल रही थी, क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? अब लाइन में खड़े हैं या भीड़ में धक्के खा रहे हैं और क्या सर, परेशानी हो रही है। मैं 11 बजे तक ही चालू रहेगा, उसके बाद बंद है, कोई मतलब ही नहीं है, बंद कर देंगे। आज पैरों में बहुत दर्द होता है। अभी क्या स्थिति देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे देखो लाइन में लग रहे हैं, कब नंबर आ रहा है। अब देखिए नसीराबाद से ये आए हैं, इसी तरह से अलग अलग जो मरीज हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, आसपास के उपखंड से आए हुए हैं। और आपको बता दूं ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर नागौर, टोंक और भीलवाड़ा से भी कई लोग जो हैं वो पहुँचते हैं। आज रेजिडेंट डॉक्टर 2 घंटे के कार्य बहिष्कार के बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार उन्होंने कर दिया है। विरोध प्रदर्शन जो है जेएलएन अस्पताल के बाहर करेंगे, लेकिन अब समस्याएं ये हैं कि ये मरीज जो हैं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में आए हैं तो जाए कहाँ, प्राइवेट में जाने को मजबूर हैं। ऐसे में खर्चा जो है उनका अधिक से अधिक हो सकता है, तो ऐसे में जल्द से जल्द निर्णय लेने की यहाँ पर आवश्यकता है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब बात करवा चौथ की करेंगे। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिनें अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना करती है और पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत रखती है। और लेक सिटी उदयपुर में भी करवा चौथ को लेकर सुहागिनों में काफी उत्साह देखा जा रहा। बाजारों में सुबह से करवा चौथ पूजन की दुकानों पर महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं पूजन सामग्री और करवा खरीदते नजर आ रही हैं और साथ ही मेहंदी का दौर भी अब शुरू हो गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता कमलेश ने। सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए आज महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखेगी और करवा चौथ माता की पूजा करेगी। और आज दिन भर ये दौर चलने वाला है और बाजारों में इस समय अच्छी रौनक देखी जा रही है, जहां पर जो है कि महिलाएं करवा चौथ पूजन की सामग्री खरीदती हुई भी नजर आ रही है। हम इस समय मौजूद है उदयपुर के सवीना इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है कि करवा चौथ माता पूजन के लिए जो सामग्री काम आती है, देखिए अलग अलग टाइप के करवे बनाए गए हैं, अलग अलग टाइप के डिजाइन के करवे, अलग अलग रेट के करवे। और महिला में काफी क्रेज देखा जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से आज महिला जो है वो व्रत रख रही है, किस तरह से करवा चौथ की पूजा करेगी और दिन भर क्या रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि देखिए महिला किस तरह की शाम की तैयारी में जुट चुकी है। अभी से ही मेहंदी का दौर शुरू हो गया और मेहंदी भी लगाई जा रही है। शाम होते होते जैसे चंद्रमा आएगा उस समय पूजा की जाएगी। उसके बाद दिन भर जो महिला निर्जल रह के व्रत करती है व्रत खोलेगी। किस तरह से ये व्रत मनाया जाता है और किस तरह से पूजा की जाती है? सुबह उठते हैं, ब्रश करके नहा धो के और फिर हम हमारे इस तैयारी में लग जाते हैं और शाम को पूजा करते हैं। इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीते हैं और शाम को अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए आज करवा चौथ के पर्व पर हर सुहागिन महिला व्रत रखती है और इस मौके पर करवा चौथ माता के दर्शन पूजन का विधान है। कोटा में सबसे प्राचीन चौथ माता के मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुहागिनों के लिए साल का सबसे खास दिन, सबसे खास त्योहार, सबसे खास पर्व करवा चौथ आज है और करवा चौथ पर खास मान्यता होती है।
चौथ माता की पूजा की जाती है। और कोटा के ऐसे ही खास मंदिर पर आपको लेकर के आए हैं जहां लंबी लंबी कतारें माँ चौथ माता के दर्शनों के लिए फिलहाल यहाँ पर लगी हैं। चौथ माता बाजार ये है और न्यूज़ 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों को भी जो है वो चौथ माता के दर्शन हम फिलहाल करा रहे हैं। जो दर्शन करने नहीं आए हैं वो इस तस्वीर के साथ में चौथ माता के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रतिमा को लेकर के भी खास मान्यता है। चंबल नदी में ये जो प्रतिमा है वो मिली थी, जिसके बाद में करीब करीब 300 से 400 साल पहले इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था और सबसे प्राचीन ये चौथ माता का मंदिर है। फिलहाल ये कतार देखिए, सुबह 4 बजे ये कतार बताया गया कि करीब करीब बहुत लंबी थी। सुबह 4 बजे से इसी तरह से ये कतार यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत रखती है। निर्जला ये व्रत रखा जाता है। पंडित जी, क्या मान्यता है यहाँ की इतनी बड़ी तादाद में सुहागिन महिला माँ चौथ के दर्शन करने के लिए? देखिए, मान्यता तो बहुत टाइम से चली आ रही है। अगर हम सदियों से पुरानी से बात की जाए तो माता जी का व्रत तो सदियों से चला आ रहा है। अपने पति की आयु के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, धन समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए, व्यापार के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आप माँ को आइए और उनके लिए जो भी आप भेंट अर्पण करना चाहते हो कीजिए और अपनी बात की जाइए। माँ जरूर उसको पूरा करती है और कोई खाली हाथ नहीं जाता माँ के दर्शन। बिल्कुल, सुहागिनों का दिन है और सुहागिन यही कामना जो है वो चौथ माता के दरबार में कर रही है। आज के दिन की मान्यता खास होती है मैम, चौथ माता के दर्शन करना ही और खास हो जाता है। यहाँ की मान्यता क्या है? पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर दर्शन करना चाहिए। आगे चल करके जो और सुहागिन महिलाएं हैं वो दिखाएंगे कि देखिए आप किस तरह से ये जो कतार है वो बहुत लंबी है और महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर के माँ चौथ के दरबार में हाजिरी लगाने के साथ में अपने पति की लंबी उम्र की जो कामना है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं करवा चौथ पर्व पर छोटी काशी बूंदी के मंदिरों में भी लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता के दर्शन कर सुहाग की दीर्घायु और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं कुंवारी कन्याओं ने अच्छे वर की कामना की। चौथ माता की ये मान्यता है कि जो भी आप मनोकामना मांगते हैं, पुत्र के लिए, धन के लिए, वृद्धि के लिए, सुहाग के लिए, सबकी मनोकामना पूरी करती है। करवा चौथ है। आज करवा चौथ के दिन हम सब सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखते हैं और चांद देख के फिर व्रत पति की लंबी उम्र है अपने अमर सुहाग के लिए, शांति समृद्धि के लिए और पति की दीर्घायु के लिए, बच्चों की सुख शांति के लिए, सदा सुहागन रहने के लिए। तो दूर दूर से लोग आते हैं माता जी? बिल्कुल, दूर दूर से क्या पूरे राजस्थान में यहाँ का नाम है। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही और आगे आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर। तब नमस्कार।